हेलो बेटा, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है मोहित गर्ग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोहित गर्ग अकाउंट इजी है। हम 11th क्लास की वीडियो बना रहे हैं और हमारा जो चैप्टर चल रहा है ये चैप्टर 1 चल रहा है, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग यानी कि डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग के बारे में चर्चा की थी। उसमें मैंने आपको समझाया था कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। अकाउंटिंग एक कला है रिकॉर्ड करने की। किसको रिकॉर्ड करते हैं हम? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को। ट्रांजैक्शंस बिजनेस में होने वाले लेन देन, सेल, परचेज, असेट्स खरीदना, बेचना, इसके अलावा बहुत सारे खर्चे, इन सबको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। जिस बुक में हम रिकॉर्ड करते हैं उसका नाम क्या है? उसका नाम है जर्नल। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कुछ सब्सिडरी बुक्स भी हम तैयार करते हैं और सब्सिडरी बुक्स में भी हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। ये ट्रांजैक्शन किस नेचर की होनी चाहिए? फाइनेंशियल नेचर की। अगर किसी ट्रांजैक्शन का आपको पैसा नहीं पता है कि हमें इसको कितने रुपए से रिकॉर्ड करना है तो आप उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ठीक, अब हम चलते हैं आपकी इस अगली वीडियो में, यानी कि आज जो नई बात हम सीखने वाले हैं। मैंने लिखा है टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, लेकिन इससे पहले हमें और कुछ बात समझनी है। मैं आपको एक बात समझाने जाता हूँ। पिछली वीडियो में शायद मैंने आपसे ये कहा था कि अकाउंटिंग जो है वो एक बिजनेस की लैंग्वेज है। सर, ये बिजनेस की लैंग्वेज कैसे है? हमारे मन में भी ये सवाल है। अच्छा, इसके अलावा आपके मन में और ढेरों सारे सवाल होंगे। बेटा, अकाउंटिंग अभी शुरुआत ही हुई है, केवल अभी बहुत सारी चीजें हमको सीखनी है। आप अपने सवालों को अपने पास रखें और जरूर आपको समय रहते उन सब सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि अकाउंटिंग बिजनेस की लैंग्वेज कैसे है। लैंग्वेज आप कितनी जानते हैं? मे बी पॉसिबल है कि आप कम से कम 2 लैंग्वेज जरूर जानते होंगे। एक तो हिंदी, जो आप भली भांति जानते हैं, और एक इंग्लिश जो आपसे आती होगी या आप सीखने की कोशिश कर रहे होंगे। इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में मैं आपसे बात करता हूँ। इंग्लिश एक लैंग्वेज है जिसको हम सीखते हैं। सर, इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए क्या क्या जरूरी है मैं आपको बताता हूँ। आपने भी सीख रखा है, बचपन में आप लोगों ने ABCD सीखी होंगी, अल्फाबेट। फिर उसके बाद आपने क्या सीखे? वर्ड बनाने, जैसे कैट, डॉग, गॉड, इस तरह के लॉयन, टाइगर, आपने इस तरह के वर्ड सीखे। और जब आपसे वर्ड भी आ गए थे तब आपके टीचर ने आपको सेंटेंस बनाने सिखाए थे। ध्यान करें, सेंटेंस जो होते हैं उसके लिए आपको प्रॉपर ग्रामर सीखनी पड़ती है, और ग्रामर जो होती है उसके अपने कुछ रूल्स होते हैं, उनके आधार पर आप सेंटेंस बनाना सीखते हो। मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझाता हूँ, आप मेरी बात को समझने का प्रयास करें। ये देखिए जरा, ही इज गोइंग, मैंने ये लिखा है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। ही इज गोइंग का मतलब आप जानते हैं क्योंकि आपको इंग्लिश आती है। सर, वह जा रहा है, इसका ये मतलब है। अब मैं एक और सेंटेंस लिखता हूं। बताइए ये क्या लिखा हुआ है? सर, ये आपने लिखा है सैलरी, DR, टू कैश और EAC, कुछ इस तरीके का आपने लिखा है। बिल्कुल ठीक बात है, आपको ये समझ में आ रहा है। मैं ये मान के चल रहा हूं कि मेरी वीडियो केवल वही बच्चे देख रहे हैं जिन्होंने अभी 10th के बाद में केवल 11th में एडमिशन ही लिया है और उनको अकाउंट्स की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। अगर कुछ बच्चे इसके बारे में जानते हैं तो ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मैं उन बच्चों को समझाने का प्रयास कर रहा हूं जिनको अभी तक अकाउंट्स की ABCD भी नहीं पता है। ठीक, तो उन बच्चों को ही लग रहा होगा जिनको भी कुछ नहीं आता कि सर आपने लिखा है सैलरी, DR, टू कैश अकाउंट। बेटा बात सुनिए, ये आप जानते हैं ही इज गोइंग, इसका मतलब वह जा रहा है, लेकिन इसका मतलब आपको नहीं पता। पता है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि किसी भी फर्म ने सैलरी पेड करी है। लो, मैं यहां पर लिख देता हूं 10,000, इसका मतलब है 10,000 रुपए सैलरी पेड की गई है। ये इसका मतलब है। ये अकाउंटिंग की लैंग्वेज है। ये आप नहीं समझ पा रहे हो, ये मैं समझ पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैंने ये लैंग्वेज सीख रखी है। बहुत से लोग, आप किसी भी अकाउंट्स ऑफिस में चले जाइए, वहां पर डेबिट क्रेडिट की बातें होती हैं, वो डेबिट क्रेडिट के बारे में जानते हैं, उनको पता है वहां कैसे बातें होती हैं कि भाई फलाने अकाउंट को डेबिट कर दो, उस अकाउंट को क्रेडिट कर दो, उसके इतने रुपए आ गए उसके खाते में डाल दो, ये कर दो, वो सब इस तरह की बातें करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो अकाउंट्स की बातें कर रहे हैं, वो अकाउंट्स की लैंग्वेज में बातें कर रहे हैं। आपको शायद उस तरह की बातें समझ में नहीं आएंगी, जैसे डॉक्टर की लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आती, ठीक वैसी अकाउंट्स की अपनी लैंग्वेज होती है, वो हमें सीखनी पड़ती है। ध्यान से, सैलरी डेबिट टू कैश अकाउंट, इसका मतलब है 10,000 रुपए सैलरी पेड की। आपसे भी ये लैंग्वेज आएगी। अब मेरी बात सुनिए सर, ग्रामर सीखने के लिए आपने पहले अल्फाबेट, फिर वर्ड,
फिर सेंटेंस। आप ध्यान करें, कोई भी सेंटेंस सीखने के लिए ग्रामर सीखनी, और ग्रामर क्या है आपको सबसे पहले जितना मुझे याद आता है हमें ये सिखाया गया था कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो शायद टेंस 3 प्रकार के होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, इस तरीके की बातें। फिर उसके अंदर होते हैं अफर्मेटिव, इंटरोगेटिव, ये सब तरीके के, फ्यूचर टेंस, ये टेंस, मतलब बहुत सारे तरीके। तो एक पूरी ग्रामर है, पूरे उसके रूल्स है। कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए आपको सीखना पड़ता है प्रॉपर ग्रामर को। ठीक वैसे ही इसको बोलते हैं एंट्री, इसको बोलते हैं सेंटेंस, इसको बोलते हैं एंट्री। कि ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना, आपने किसी को सैलरी पेड करी, उसको कैसे रिकॉर्ड करोगे? ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना। कैसे रिकॉर्ड करते हैं? इसके अपने कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं। जैसे ग्रामर के रूल्स बेस किस पर है? टेंस पर, कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। वैसे ही बिजनेस के अंदर जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है, 100, 200, 500, 1000, लाख, 2 लाख, जितनी ट्रांजेक्शन बिजनेस के अंदर होती है, जितने भी अकाउंट्स बिजनेस के अंदर खुलते हैं, उन अकाउंट्स को पहले 3 पार्ट में बांटा गया। जैसे सारे टेस्ट कितने 3 प्रकार में बांटे गए, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। वैसे ही जितने भी अकाउंट्स हम सीखते हैं उन सबको 3 प्रकार से बांटा गया। तो उन्होंने ये कहा कि भाई जब हम सारे ट्रांजेक्शन को या सारे अकाउंट्स को 3 भागों में बांट देंगे तो हमारे लिए उनके रूल्स बनाने आसान हो जाएंगे। रूल्स बनाने के लिए कि ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कैसे करें, उसका रूल क्या होगा? 3 प्रकार से। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, पर्सनल अकाउंट्स, रियल और असेट्स अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट। सर ये क्या है? यही तो सीखना है। आप मेरे से अकाउंट्स समझने वाले हैं बेटा, बात सुनिए। आप अकाउंट्स की लैंग्वेज सीखने जा रहे हैं मेरे साथ। मैं आपको बता दूं, अकाउंट्स की जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करने के लिए आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स एज पर ट्रेडिशनल मेथड। सर ये ट्रेडिशनल मेथड क्या है? जो ट्रेडिशनल, जो हमारी प्रथा चली आ रही है, ट्रेडिशनली जो हम फॉलो कर रहे हैं, पुराने समय से जो हम फॉलो कर रहे हैं, 100, 200, 400, 500 साल से जो हम फॉलो करते आ रहे हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं। ट्रेडिशनल अप्रोच एक मॉडर्न अप्रोच है, मैं भी उसकी चर्चा नहीं कर रहा आपसे, मैं ट्रेडिशनल अप्रोच की आपसे चर्चा कर रहा हूं। एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच अकाउंट्स 3 प्रकार के होते हैं, पर्सनल अकाउंट्स, रियल और असेट्स अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट। ऐसा कहा जा रहा है कि बिजनेस के अंदर जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है, बिजनेस में या तो हम लेन देन कर रहे होते हैं व्यक्तियों से, किसी राम नाम के व्यक्ति से, किसी श्याम नाम के व्यक्ति से, किसी ललित नाम के व्यक्ति से, या किसी नरेंद्र नाम के व्यक्ति से, हम ऐसे लोगों से लेन देन कर रहे होते हैं। बिजनेस के अंदर या तो हम बहुत सारी असेट्स खरीद रहे होते हैं या हम किसी असेट्स को बेच रहे होते हैं। असेट्स जैसे कि हमने बिल्डिंग खरीदी, हमने प्लांट खरीदे, हमने बिल्डिंग खरीदी, हमने मशीनरी खरीदी, हमने व्हीकल खरीदे। यहां पर कोई पर्सन नहीं है तो हमने कहा हम इनको बोलते हैं असेट्स अकाउंट। बिजनेस में आप जितनी भी असेट्स खरीदते हो, हमने बोला कि ये असेट्स अकाउंट है, ये रियल अकाउंट है। और जितने भी हम लोगों से लेन देन करते हैं उनको हमने क्या बोला कि ये पर्सनल अकाउंट है। इसके अलावा एक प्रकार के अकाउंट और होते हैं, नॉमिनल अकाउंट। इनको हिंदी में बोलते हैं नाम मात्र खाते। बिजनेस के अंदर हम लोगों से लेन देन कर रहे होते हैं, हम कुछ असेट्स खरीद रहे होते हैं, इसके अलावा हम कुछ खर्चे कर रहे होते हैं। सर खर्चे जैसे कि हम बिजली का बिल देते हैं, हम टेलीफोन का बिल देते हैं, हम पानी का बिल देते हैं, हम भाड़े के पैसे देते हैं, फ्रेट के, हम ढुलाई के पैसे देते हैं, जो गाड़ियों में सामान उतरवाते हैं मजदूरों को पैसे दिए जाते हैं, हम उसके पैसे देते हैं। इसके अलावा हम पोस्टेज के खर्चे करते हैं, कोरियर के खर्चे करते हैं, बहुत सारे खर्चे हमारे यहाँ होते हैं, हम उनको भी एक अकाउंट्स बोलते हैं और उनका नाम है नॉमिनल अकाउंट। तो 3 प्रकार से पहले खातों को बांटा गया। बोले भी अब समझेंगे कि इन 3 प्रकार के खातों में आप जब भी कोई ट्रांजेक्शन पास करते हो, जब भी कोई एंट्री पास करते हो, जैसे कि सेंटेंस को आपको पहचानना पड़ता है ना कि ये सेंटेंस फ्यूचर का है, पास्ट का है या प्रेजेंट का है, वैसे ही हमें किसी भी ट्रांजेक्शन में ये पहचानना पड़ता है कि कौन सा अकाउंट उसमें रिफ्लेक्ट हो रहा है। उसमें पर्सनल अकाउंट रिफ्लेक्ट हो रहा है, उसमें असेट्स अकाउंट रिफ्लेक्ट हो रहा है, या उसमें नॉमिनल अकाउंट रिफ्लेक्ट हो रहा है। सर कैसे पता चलेगा? सीख जाएंगे बेटा, बड़ा आसान है। 2-3 वीडियो में आपको जनरल एंट्री का मास्टर बना दूंगा, चिंता मत करो बिल्कुल। लेकिन आपको वीडियो पूरी देखनी होगी और समझनी होगी मेरे से। और हाँ, कोई भी डाउट है आपको मेरे से पूछने होंगे, पूछोगे नहीं तो सीखोगे नहीं, ठीक है ना। अब सुनो मेरी बात आगे। तो हमने कहा कि पर्सनल अकाउंट यानी कि जितने भी व्यक्तियों से आप लेन देन कर रहे हो। आप सुनो, पर्सनल में भी 3 प्रकार के होते हैं। सर पर्सनल में 3 प्रकार कैसे? नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। मैंने क्या कहा? कोई भी बिजनेस या तो व्यक्तियों से लेन देन कर रहा होता है, या उसके पास बहुत सारी असेट्स होती हैं, या वो कुछ खर्चे कर रहा होता है। हम सारे अकाउंट्स को इन 3 चीजों में ही डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। पर्सन में नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। सर नेचुरल नाम से पता पड़ रहा है, प्राकृतिक।
ऐसे व्यक्ति जिनको भगवान के द्वारा बनाया गया, नेचर यानी क्रिएटेड बाय गॉड, हम उनकी बात करें। सर आप और मैं, हम कौन है? नेचर के बनाए हुए, भगवान के बनाए हुए हैं, हम नेचुरल पर्सन है। तो हम कुछ नेचुरल लोगों से डीलिंग कर रहे होते हैं बिजनेस के अंदर, उनको बोलते हैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट। कुछ होते हैं हमारे पास में आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल कृत्रिम, जैसे कि एक तो गोल्ड होता है असली, और एक होता है गोल्ड जो आर्टिफिशियल होता है। जैसे आर्टिफिशियल ज्वेलरी नहीं आती, कई बार दुकानों पे लिखा हुआ भी होता है सोने से कम नहीं, खो जाए तो गम नहीं, यानी कि वो सोने की तरह ही काम करती है, लेकिन वास्तव में वो सोना नहीं होती है। ठीक वैसे ही हम पर्सन होते हैं, कुछ ऐसी संस्थाएं होती हैं जो हमारी तरह ही लेन देन करती हैं, लेकिन वास्तव में वो हमारी तरह खाना नहीं खाती, पानी नहीं पीती, सांस नहीं लेती, वो हमारी तरह व्यवहार नहीं करती हैं, लेकिन हाँ जैसे हम लेन देन करते हैं ठीक वैसे ही वो भी लेन देन करते हैं। सर एग्जांपल, जैसे कि बैंक, आप मुझे बताइए, अगर मान लो आपका बैंक अकाउंट है किसमें? एसबीआई बैंक में, आप अपने एसबीआई बैंक अकाउंट में 10,000 रुपए जमा करके आए। आप ध्यान से मेरी बात समझना, आपने वो 10,000 रुपए जमा करने के लिए किसको दिए? कैशियर को दिए। जब आप कैशियर को 10,000 रुपए देते हो तो आप क्या कहते हो कि मैंने 10,000 रुपए कैशियर को दिए या मैंने 10,000 रुपए एसबीआई बैंक को दिए? आप कहते हो कि 10,000 रुपए हमने एसबीआई बैंक में जमा करे, हमने कैशियर को जमा नहीं करे। और सुनो, कैशियर का क्या भरोसा, कैशियर तो आज है, कल को कोई दूसरा बदल जाएगा। आपकी जो डीलिंग हो रही है वो किससे हो रही है? एसबीआई बैंक से। इसका मतलब एसबीआई बैंक जो है वो भी एक पर्सन की तरह ही काम कर रही है, वो भी लोगों की तरह लेन देन कर रही है, वो लेकिन नेचुरल पर्सन नहीं है, वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। हमें किसने बनाया? भगवान ने। और बैंक को किसने बनाया? हमने। यानी कि क्रिएटेड बाय लॉ। बैंक अपने ही लॉ में बनते हैं, इंश्योरेंस कंपनियां अपने लॉ में बनती है, उनके लिए कानून बनाने पड़ते हैं, उसके तहत वो काम करते हैं, तो उनको किसी ना किसी लॉ के अंतर्गत बनाया जाता है। जैसे हमें भगवान ने बनाया, ऐसे ही वो किसी ना किसी लॉ के द्वारा बनी हुई होती है। ऐसे ही कुछ फर्में होती हैं, कुछ कंपनियां होती हैं, वो अपने नाम से ही बिजनेस करती हैं। जैसे कि जब आप जियो का 500 रुपए का रिचार्ज करवाते हो किसी दुकानदार से, आजकल तो ऑनलाइन होते हैं, सोच के देखो जरा, अगर उस दुकानदार ने 500 का रिचार्ज कर दिया और आपके पैसे नहीं आए किसी वजह से, तो क्या आप उससे लड़ते हो? नहीं, आप जियो कंपनी से लड़ रहे होते हो। उस टाइम पे आप जियो कंपनी को फोन करते हो कि भैया मैंने 500 का रिचार्ज करवाया अभी तक नहीं आया। इसका मतलब आपकी डीलिंग किससे हो रही है? जियो कंपनी से। क्या आपने जियो कंपनी को भी देखा है? नहीं देखा। जियो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, वो भी लेन देन कर रही होती है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। फिर भी डाउट हो तो आप जरूर लिखना मुझे। इसके अलावा तीसरे होते हैं रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। बेटा रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट को समझने के लिए कुछ आपको वीडियो लगेंगी अभी, क्योंकि मैं आपको ऐसे ही समझा दूं उसका फायदा नहीं है जब तक कि हम उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ना देख लें। तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट फिलहाल मैंने यहाँ लिखे जरूर है कैपिटल ड्राइंग, लेकिन फिर भी हम इसको समझेंगे कि रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट को हम रिप्रेजेंटेटिव क्यों बोल रहे हैं। फिलहाल तो दो बातें आपको समझ में आ गई, नेचुरल पर्सन आपके और मेरे जैसे लोग, और आर्टिफिशियल पर्सन जैसे बैंक, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और तुम्हारा इंश्योरेंस कंपनियां या कोई कंपनी या कोई फर्म, ठीक है ना, ये सब कौन है? ये सब आर्टिफिशियल पर्सन है। इनके एग्जांपल मैंने लिखे हैं, राम अकाउंट, मनोरमा अकाउंट, प्रत्यक्ष अकाउंट, शिखा अकाउंट, मोहित अकाउंट। ये सब कौन है? नेचुरल। आर्टिफिशियल के एचडीएफसी बैंक अकाउंट, आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट, एक्सवाईजेड फर्म, जियो रिलायंस या हुंडा, ये सब आर्टिफिशियल पर्सन है। रिप्रेजेंटेटिव कैपिटल अकाउंट, ड्रॉइंग अकाउंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस या प्रीपेड एक्सपेंस। तो जब भी कोई ट्रांजैक्शन आपके सामने आती है और कोई आपसे ये कहता है कि भाई इसकी एंट्री डालो, तो आपको एंट्री का रूल क्या? अरे रूल को लिखने, रूल समझने से पहले ये तो समझ लो कि इसके अंदर दो अकाउंट कौन से रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो आपको हर ट्रांजैक्शन के अंदर दो अकाउंट ढूंढने होते हैं, पहले वो अकाउंट पहचानना आप सीख रहे हो कि कौन सा अकाउंट है। अच्छा सर, इसके बाद में दूसरे प्रकार के होते हैं रियल और असेट्स अकाउंट। जितनी भी असेट्स होती हैं हमारे पास में वो दो प्रकार की होती हैं, टेंजिबल असेट्स और इनटेंजिबल असेट्स। टेंजिबल को हिंदी में बोलते हैं मूर्तवान संपत्तियां, और इंटेंजिबल को हिंदी में बोलते हैं अमूर्तवान, अमूर्त, जिनकी कोई मूर्त नहीं होती। ये घड़ी है, ये एक टेंजिबल असेट्स है। ये मेरे पास जस्टर है, ये एक टेंजिबल असेट्स है। मेरा ये घर है, ये एक टेंजिबल असेट्स है। ये मेरा बोर्ड है, ये एक टेंजिबल असेट्स है। ये मेरे सामने टेबल रखी हुई है, ये एक टेंजिबल असेट्स है जिससे मैं ये शूट कर रहा हूं वीडियो। ये मेरा मोबाइल या कैमरा, ये मेरी टेंजिबल असेट्स है। जिस ट्राइपॉड पे खड़ा हुआ है ये एक टेंजिबल असेट्स है। आप समझ लीजिए, व्हीकल्स, कंप्यूटर्स, ये सब टेंजिबल असेट्स होती हैं, मतलब जिनको आप देख भी सकते हो और जिनको आप छू भी सकते हो। जिनको आप देख भी सकते हो, जिनको आप छू भी सकते हो, वो सब टेंजिबल असेट्स है। इनटेंजिबल असेट्स कौन सी होती है? सर बेटा बात सुनो, अगर कोई व्यापार करना है, कोई बिजनेस करना है, तो आपको बिल्डिंग जरूरी चाहिए, आपको फर्नीचर जरूर चाहिए, आपको गाड़ियां चाहिए, आपको कंप्यूटर चाहिए। इनके बिना बिजनेस नहीं हो सकता। ठीक वैसे ही इंटेंजिबल असेट्स होती हैं, उनके बिना बिजनेस नहीं हो सकता।
सर इंटेंजिबल एसेट्स कैसे होती है, जैसे कि गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, लाइसेंस। मैं एक एग्जांपल के हिसाब से समझाता हूं। कॉपीराइट का एग्जांपल लेते हैं। बात सुनो, जब भी कोई किसी चीज का राइटर मैं होता हूं तो उसको छापने का राइट भी मेरे पास होता है। मान लो मैंने कोई अकाउंट्स के ऊपर बुक लिखी तो उसको छापने का राइट भी मेरा है, उसको बेचने का राइट भी मेरा है। लेकिन मैं एक राइटर हूं, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं उसको छपवा भी सकूं, उसको बिकवा भी सकूं। उसके लिए मुझे एक प्रकाशन चाहिए। प्रकाशन को मेरी जरूरत है, मुझे प्रकाशन की जरूरत है। अगर मैं एक अच्छा राइटर हूं तो प्रकाशन मेरे पास आएगा। प्रकाशन वाला मुझसे कहेगा कि साहब हम बुक छापते हैं, आप अपनी बुक को छापने का राइट हमें दे दो। मैं अगर उस बुक को छापने का राइट प्रकाशक को देता हूं तो इसके लिए प्रकाशक से मेरे से राइट खरीदना पड़ेगा। इसको हम बोलते हैं कॉपीराइट। मैं कहूंगा कि ठीक है मैं अपनी बुक छापने का राइट आपको दे दूंगा, लेकिन मैं आपको ये राइट 20 लाख रुपए में बेचूंगा। अगर वो एग्री करते हैं तो वो मान जाएंगे। तो मैंने उनसे 20 लाख रुपए लिए और बुक को छापने का राइट उनको दे दिया। जब तक मैं उनको राइट दे दूंगा वो मेरी बुक नहीं छाप सकते। इसका मतलब उन्होंने मेरे से कॉपीराइट खरीदा, बिना कॉपीराइट खरीदे वो बुक नहीं छाप सकते। तो जैसे बिजनेस करने के लिए हमें टेंजिबल एसेट्स की जरूरत पड़ती है, वैसे ही बिजनेस करने के लिए हमें इनटेंजिबल एसेट्स की भी जरूरत पड़ती है। अभी कॉपीराइट क्या एसेट्स है, बताओ, कोई दिखाई दे रही है आपको? कॉपीराइट क्या है? मैंने एक बुक लिखी, उस बुक को मैंने रजिस्ट्रार के यहाँ जाकर रजिस्टर करा लिया कि भाई ये मैंने बुक लिखी है अकाउंट के ऊपर, मेरे जैसे कंटेंट को कोई दूसरा राइटर ना लिख ले, इसीलिए आप मेरे इस बुक को रजिस्टर्ड कर दो। मैंने रजिस्टर करा लिया। अब वो जो बुक है वो मेरे नाम से रजिस्टर्ड होगी। इसको हम बोलते हैं कॉपीराइट, यानी कि मेरे पास उसका अधिकार है। मैंने वो अधिकार किसको दे दिया? सुल्तान चंद को या किसी और प्रकाशक को दे दिया। इसका मतलब मैंने वो राइट उनको बेच दिया। अब उनके लिए वो क्या बन गई? उनके पास क्या फिजिकल में कोई असेट्स गई? नहीं, उनके पास केवल एक राइट गया। मैंने उनको लिखित में दे दिया कि ठीक है मैं ये बुक छापने का राइट आपको देता हूं। तो हम कोई चीज यूज करने का राइट अगर किसी को देते हैं तो वो भी एक उसको खरीदना होता है। तो इनको हम बोलते हैं इनटेंजिबल एसेट्स सामने वाले के लिए। बात समझ में आ गई होगी आपको? फिर भी कोई दिक्कत है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं बाद में। ठीक, तो ऐसी गुडविल, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, ये सारी चीजें भी हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। इसके बाद आते हैं नॉमिनल अकाउंट। सर नॉमिनल अकाउंट में सारे खर्चे और सारी इनकम होती है। खर्चा यानी कि जिसके लिए आपने कोई पैसा खर्च किया हो। सर हमारे मन में एक सवाल आ रहा है, यहां पर हमने प्लांट खरीदा 1 लाख रुपए का, तो प्लांट भी तो एक खर्चा ही है। देखिए प्लांट एक खर्चा नहीं है, प्लांट एक असेट्स है। इसके लिए आपने कैश खर्च किया मैं मानता हूं, लेकिन इसको हम असेट्स बोलेंगे। लेकिन अगर आपने किसी को सैलरी पेड करी, आपने किसी को सैलरी पेड करी तो वो आपके लिए एक एक्सपेंस है। दोनों में अंतर होता है बेटा। देखो जब भी हमने 1 लाख रुपए खर्च किया, कोई चीज ली, बदले में मेरे पास कुछ आया, तो इसका मतलब मेरे पास असेट्स आई। लेकिन अगर मान लो मैंने अपने यहाँ किसी वर्कर को रखा, उसको मैंने सैलरी पेड करी 10,000 रुपए, तो 10,000 के बदले में मुझे क्या दे रहा है? कुछ नहीं, केवल अपनी सर्विस दे रहा है। मुझे क्या दे रहा है? मुझे अपनी सर्विस दे रहा है। एक और एग्जांपल समझते हैं। मान लो मैंने बाजार से एक प्लांट खरीदा 5 लाख रुपए का, तो ये मेरी असेट्स है, क्योंकि 5 लाख रुपए गए, मेरे पास में प्लांट आया, ये मेरी असेट्स है। लेकिन अगर मान लो मैंने 20,000 रुपए महीना किराए पर किसी का प्लांट हायर कर लिया, मैंने किसी का प्लांट किराए पर ले लिया, तो मैं उसको 20,000 रुपए देता हूं और बदले में प्लांट का मालिक नहीं बनता, मैं केवल प्लांट को यूज करता हूं। प्लांट उसी का रहेगा, 20,000 मेरे पास से जाते रहेंगे, केवल प्लांट की सर्विस लेता रहूंगा। वैसे ही बिजनेस के अंदर हम जितने भी जैसे हम अपने वर्कर्स को वेजेस पेड करते हैं, सैलरी पेड करते हैं, हम बिल्डिंग का किराया देते हैं, हम कमीशन पेड करते हैं किसी को माल बिकवाने के लिए, हम गाड़ी का भाड़ा देते हैं जो हम गाड़ियों में सामान लेके आते हैं, या हम कैरीज पेड करते हैं। इन सब में हमारे पास बदले में कुछ नहीं आता, केवल उनकी सर्विस आती है। जब पैसा खर्च करके बदले में कुछ भी ना आए, हम उसको बोलते हैं कि ये एक एक्सपेंस है। समझ में आ रही बात? और जब भी पैसा खर्च करके बदले में कुछ आ जाए तो हम उसको बोलते हैं कि ये हमारी असेट्स है। बात ठीक है बेटा आपको मेरी? ठीक, आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। ठीक, इसके अलावा कुछ इनकम भी होती है। रेंट रिसीव, देखो रेंट हम पेड भी करते हैं। रेंट पेड कर रहे हैं तो खर्चा है। मान लो हमारी कोई बिल्डिंग है हमारे बिजनेस की, हमने उस बिल्डिंग को किराए पर दे दिया, तो इसका मतलब हमारी क्या है? इनकम है। हमने कमीशन किसी को पेड किया माल बिकवाने के लिए, तो हमारे लिए खर्चा है। लेकिन अगर मान लो हमें किसी ने कमीशन दिया, तो ये हमारे लिए क्या है? इनकम है। ऐसे इंटरेस्ट रिसीव, मान लो हमने किसी को पैसा उधार दिया बिजनेस में, तो जब हम उधार देते हैं तो सामने वाले से हम क्या लेते हैं? उसके बदले में ब्याज लेते हैं। तो इंटरेस्ट अगर रिसीव हो रहा है तो हमारी इनकम है। हाँ सीधी सी बात है, अगर हमने किसी को इंटरेस्ट पेड किया है तो वो हमारे लिए एक खर्चा होता है। ठीक, तो बिजनेस के अंदर जितने भी अकाउंट होते हैं बेटा, उनको 3 प्रकार में बांटा गया, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। पर्सनल अकाउंट 3 प्रकार के, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट क्रिएटेड बाय गॉड, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट क्रिएटेड बाय एनी लॉ,
रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ये किसी तरह क्रेडिट नोट, ये अपने आप में अकाउंट बनते हैं। समझाऊंगा इसके बारे में आपको। इनके एग्जांपल, ये इनके एग्जांपल, ये इनके एग्जांपल। आप ये पूरा आपको नोट करना है और फिर इसके बाद में हम इसके बारे में और चर्चा करेंगे, चिंता ना करें आप। हम समझेंगे कि इन अकाउंट्स को पहचानने के बाद में, जैसे कि सेंटेंस आपने पहचान लिया, अच्छा ये पास्ट अफर्मेटिव है या पास्ट इंटर, बहुत सारे तरीके के, मैं ज्यादा इंग्लिश में नहीं जा रहा, तो फिर उसके बाद सेंटेंस बनाना शुरू करते हैं। तो ऐसे ही ना, जब हम किसी अकाउंट को पहचान लेते हैं किसी ट्रांजेक्शन में, तो फिर हम उसके रूल्स लगाते हैं। अब मैं आपको पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसको मैं रफ कर देता हूं बेटा, आप इसको नोट मत करना। क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। सर डेबिट क्रेडिट क्या होते हैं ये तो बताओ, और हम क्यों डेबिट कर रहे हैं, क्यों क्रेडिट कर रहे हैं? बेटा नेक्स्ट वीडियो में यही समझना है। डबल एंट्री सिस्टम को हम फॉलो करते हैं। डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, डेबिट क्रेडिट क्या होते हैं, हम जब एंट्री बनाएंगे ना, तो एंट्री के माध्यम से ही हम इन सब चीजों को सीखेंगे। अभी आपके अकाउंट्स में इसके अलावा थ्योरेटिकल चैप्टर भी है, मैं थ्योरी में जाना नहीं चाहता, मैं सीधा आपको प्रैक्टिकल अप्रोच पे लेके आना चाहता हूं। जैसे ही प्रैक्टिकल अप्रोच पे आप आएंगे तो आपको थ्योरी की नॉलेज अपना आप खुद चली जाएगी, मुझे सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ऑटोमेटिक वो आपकी कवर होती चली जाएगी। बस मुझे तो केवल फिर आपको गाइड करना है कि देखो बेटा ये बात वहां लिखी हुई है, आपको समझ में आ रही है? आप कहोगे हाँ सर ये बात हमको भली बात समझ में आ रही है। तो हम पहले प्रैक्टिकल अप्रोच से काम कर रहे हैं। आज मैंने आपको क्या बताया बेटा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जर्नल एंट्री, जर्नल में रिकॉर्डिंग करने के लिए जो हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, उस रिकॉर्डिंग को करने के लिए हमें पहले ये पहचानना होता है कि कौन सा अकाउंट उसमें रिफ्लेक्ट हो रहा है। अकाउंट को पहचानना पहले हम सीखेंगे। अकाउंट 3 प्रकार के होते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। और जैसे ही हम अकाउंट पहचान जाते हैं तब हम उसके रूल्स को अप्लाई कर देते हैं कि अच्छा अगर पर्सनल अकाउंट है, रिसीवर है तो डेबिट होगा, गिवर है तो क्रेडिट होगा। क्यों होगा वो हम समझेंगे। ठीक है ना बेटा? ओके बाय।